अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाज़िर खिदमत है। मार्च 27, 2024 और बुध का दिन है। एक नायब तहसीलदार के नजफ़ हमीद के बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों ने मांगी। क्या क्या एक नायब तहसीलदार भी इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है? यहाँ तो भाई चपड़ासी बड़े इम्पोर्टेंट रहे हैं, यहाँ तो प्यादे बड़े इम्पोर्टेंट रहे हैं, यहाँ का निज़ाम ऐसा है और ये निज़ाम जिस तरह चल रहा है वो तकलीफ दे निज़ाम है। कोफ्त होती है इस बात पे कि पाकिस्तान क्या एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, क्या उसकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी कायम है? ये वो सवाल है जिसके जवाब तो हैं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, हर चीज़ सामने है, वाज़े है, नज़र आ रही है। तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, उस पर गुफ्तगू होगी। 6 जजेस के खत ने बहुत से चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में हम लोगों की नज़रें लाहौर हाई कोर्ट पे, पेशावर हाई कोर्ट पे, बलोचिस्तान हाई कोर्ट पे और सिंध हाई कोर्ट पे हैं कि आगे क्या होगा। अब लोगों में बेयकीनी किसी कैफियत है कि यहाँ क्या चीज़ें इस हद तक कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। आम बंदे को इंसाफ लेने के लिए किन कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। वो इमरान रियाज का आज बरामदगी की थी जो, और जो रिमांड दिया था 4 लाइनों में लिखकर, उसको चैलेंज किया था और बताया क्या रिमांड ऐसे ही दे दिया जाता है। डिवीजन बेंच जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के सामने उस केस की समाअत हुई। उन्होंने कहा कि वो तो पूछा मुझसे, मैं कहा जी जमानत हो चुकी है। उन्होंने कहा इसको अब चैलेंज करने में, मैं कहा जी प्रिंसिपल तो सेट करें ना, यानी क्या वजह, किस बुनियाद पर रिमांड ले जाया जाता है। उन्होंने कहा किसी और केस में देख लेते। मैंने तो कोशिश की थी, मैंने तो रिक्वेस्ट भी की थी कि इसको इस तरह सेटल डाउन कर लें, और मैं चाहता भी इसलिए था कि ये रिमांड जिसको मर्जी उठाकर ले जाएं, और पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ तो बात की बात है ना, पहले जो मुतलका पुलिस है, बाकी जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उनके लिए क्या क्या हालात बनते हैं। हमारे पास मिसालें मौजूद है, अरशद शरीफ का केस मौजूद है, इमरान रियाज का मौजूद है, और कई सहाफ़ियों का मौजूद है। इस्लामाबाद के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों के बारे में जो डिटेलें चल रही हैं, वो सेक्शन 160 पे फंसे हुए हैं, सेक्शन 157 पे फंसे हुए हैं कि वो जो नोटिस देता है, अब आम होता है पर्चा देने से पहले कोई इंक्वायरी नहीं होती, पर्चा हो जाता है, ये सेक्शन 154 है। लेकिन FIA में क्या होता है कि पहले इंक्वायरी होती है, उसके बाद पर्चा दर्ज होता है। तो वो सवाल ये था कि जिसको दिल चाहते हैं नोटिस दे देते हैं। अब इस पर अदालत का कहना था कि ये गवाह के तौर पर हो सकता है, मुलज़िम के तौर पर हो सकता है। तो इसमें वकला की तरफ से बड़ी वजाहत के साथ एक चीज़ थी कि भाई वो रीज़न बताएं, वो जस्टिफिकेशन दे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी। खाली एक नोटिस डाल देने से, यानी उसे पता होना चाहिए ना कि किस मकसद के लिए बुलाया गया है, क्या चीज़ है, क्या अहम बात है कि जिसके लिए बुलाया गया है, जिसके लिए पूछा गया है। ये वो सारी चीज़ें, ये सारी सामने रख कर बात होनी थी। और आपको बताते चलें कि मामलात इतने आसान और फाम नहीं है। सहाफ़ियों के खिलाफ 4 अप्रैल के लिए गालबन समाअत मुलतवी हुई है और कहा गया है, बहुत से सवालात पूछे गए हैं, मैं कुछ सवालात सामने रख लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप तक बता सकूँ कि क्या क्या चीज़ें कही गई हैं और क्या क्या चीज़ें यानी पूछी गई उस हेयरिंग के दौरान। और मतीउल्लाह जान को रोस्टम पर चीफ जस्टिस ने बोलने से रोक दिया। अब वकील मौजूद हैं, आप न बोल सकें, मैं मुतासरा फ़रीक हूँ, मैं नहीं बोल सकता, तो कोई और नहीं बोल सकता। आप मुझे सुनना नहीं चाहते, आप मुझे बोलने की इजाज़त मांगी है, आप अल्फाज हमारे मुंह में हमारे मुंह में ना डालें, हम इजाज़त नहीं दे रहे, या तो आपका वकील वकालतनामा वापस ले ले। तो साहब पीछे क्यों खड़े हो गए, हम आपको इज़्ज़त दे रहे हैं, हमें भी इज़्ज़त दें, हम अभी तक सब कुछ मुतासरा फ़रीक़ैन के लिए कर रहे हैं।
तूर साहब चले गए, मतीउल्लाह जान साइन नहीं कर रहे थे, पिटिशन फिर भी हमने सुना, शायद मैं इतला को भी अदालत बुला सकती है। सलाहुद्दीन कहने लगे हम कैसे करें, वो भी साफ़ ही है, वो भी आपकी तरह आ जाएंगे, चीज़ें बदल रही हैं, आप इसे समझाएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा जो केस नहीं बनता वो बताया कि नहीं बनता। ये मुख्तलिफ जो इंटरव्यू ना, शायद बिला को तफ्तीश में नहीं बुलाया था, सिर्फ मुख्तसर जवाब उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक इंटरव्यू किया, वो पब्लिक है, शायद बिला को फिर आप ही पेश कर दें। चीज़ जैसे सहाफ़ियों के वकील से मुकालमा, बड़े सहाफ़ी बनते हैं। कल भी चीफ जस्टिस से मुतल्लिक़ खबरें चली, ये चीज़ें आपको किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, पूछ के तो बता दें कि कौन सी खबर गलत चली है। ये बहुत सी बातें हैं सारी सामने रखी हैं। अब आपको जो 6 जजेस के बारे में फुल कोर्ट इजलास हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अलामिया दिया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया, बलूचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी आ गया, और ये मामला बड़ा गंभीर है कि अब आगे कैसे लेके चलना है। और सुप्रीम कोर्ट बार कहती है कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है और जज के खाते में मज़कूरा वाक़े पर सख्त नापसंदगी का इजहार करती है। अदलिया और जजों की निजी ज़िंदगी मुदाखलत की न सिर्फ मजम्मत करती है बल्कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है, अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरह फुल कोर्ट इजलास हुआ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में, और तमाम जजेस मौजूद थे। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीम अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखैल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस शाहिद वही, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस सादत हसन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अफ़गान भी फुल कोर्ट में इजलास। और इस फुल कोर्ट इजलास में अगर जजेस जो ख़त का जायज़ा है वो लिया गया, और ये बड़ा ही अहम मामला था। अगली बात जो है वो साइफ़र केस के हवाले से है, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ओरिजिनल टैक्स का पता ही नहीं, तो ट्विस्ट कैसे हुआ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। लिखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की कापी वापस नहीं आई। इस केस में सिर्फ इल्ज़ाम यह है कि आपने वज़ीर-ए-आज़म को कापी वापस नहीं की। 17 महीने इसमें गुजारे कि कापी वापस नहीं हुई, और फिर मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रोसिक्यूशन कह रही है कि साइफ़र हमने 5 को दिया, उसका मतलब है उनकी सिक्योरिटी सिस्टम ठीक ही नहीं। जब सबकी कापियाँ अंदराज मुकदमा के बाद आई तो बाकी को क्यों नोटिस नहीं किया। 17 माह बाद 8 लोगों को कापियाँ वापस आई, सिर्फ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी पर मुकदमा क्यों दर्ज किया, ये बड़े आम सवाल है। और अब वो जो बताया गया है कि वो 5 नहीं 9 लोगों को भेजी थी, और ये है इनका साइफर सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है ना जी। और जहाँ लफ्ज़ साथ आएंगे हैं कि साइफर पर केस वापस ना करने पर इंक्वायरी सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई, दीगर लोग जिनमें आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट वगैरह थे उनको छोड़ दिया गया। अब इस पर ज़बरदस्त सवाल पूछा गया, साइफर केस की आप ही के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों की, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल, सियासी बुनियादों के लिए इस्तेमाल किया गया है। समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है। 31 मार्च 2022 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में हुआ। कमेटी में कहा कि साइफर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और नाकाबिले कबूल है। या तो सरकार का केस होता कि बानी पी इमरान खान का, ये अकेले का फैसला होता है। 22 दिन के बाद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुई। उस कमेटी ने गुज़श्ता मीटिंग की तौसीक की मिनट्स को, और सिर्फ फ़र्क ये था, कहा कि इसमें कोई बैरूनी साजिश नहीं है। प्रोसिक्यूशन के गवाह के दस्तावेज़ के मुताबिक साइफर की कापी वो 9 का मैं बता चुका हूँ आपको, और साइफर की कॉपी तफ्तीशी अफसर को ना देने की क्या वजह थी। ट्रायल कोर्ट के जज ऑफिशियल सीक्रेट रखते तो ऑर्डर भी कर सकते थे। ट्रायल जज तमाम लोगों को कमरा अदालत से बाहर निकाल सकते थे। क्या वो दस्तावेज देखना चाहते हैं, और ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। आगे अब चलते हैं। आखिरी हमारा जो मेन टॉपिक था सियासी गपशप का, वो नजफ़ हमीद के बारे में। चकवाल में अरकान असेंबली से ज़्यादा ताकतवर समझने वाले साबिक़ तहसीलदार नायब तहसीलदार कौन है। नायब तहसीलदार सड़कों और पार्कों का इफ्ताह कर रहे होते और पीछे इलाके से मुंतखब होने वाले अरकान सूबाई असेंबली हाथ बंधे खड़े होते थे। ये अल्फाज हैं पंजाब के चकवाल के ज़िला चकवाल के मकामी साहबीन नबील अनवर के, जिन्होंने तहसील बलकसर के नायब तहसीलदार नजफ़ हमीद के क़यादत को करीब से देखा। नजफ़ हमीद कुछ दिनों पाकिस्तानी मीडिया चैनल में ख़बरों की जीनत बने हुए थे।
जिसका सबब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से दर्ज किए जाने बदनवानी का एक मुकदमा है जिसमें वो शरीक मुलजिम थे। इस मुकदमे में नजफ हमीद को इंसदाद नहशत करप्शन की अदालत के बाहर से गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसे रोज़ जमानत मिल गई और उन्हें रहा कर दिया गया। ज़िला चकवाल के इलाके लतिफ़ाल में पैदा होने वाले महकमा रेवेन्यू के मुलाजिम नजम हमीद की वजह शोहरत एक और भी थी, और वो क्या थी कि उनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का शुमार तकरीबन 2.5 बरस कबल तक पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत में होता था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे मुल्क के साबिक इदारे खुफिया इदारे ISI इंटेलिजेंस सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह रहे। नजफ हमीद के ख़िलाफ़ बदनवानी के इल्ज़ामात क्या हैं? 1 अगस्त 2023 को माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी परवेज़ लाई ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले सूबा पंजाब के साबिक़ वज़ीर बराए मदनियात के ख़िलाफ़ एक करप्शन और बेनामी जायदाद बनाने का मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे में नजम हमीद भी 1 दर्जन से ज़ायद मुलज़मान की फहरिस्त में शामिल थे, और BBC को जो FIR की कापी मिली गुज़श्ता इंतखाबात में PP 34 तला गैंग से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले हाफिज़ अमार यासर ने दराबी के इलाके में दर्जनों कनाल पर मुहीत 2 ज़मीनें मार्केट वैल्यू से कम में ख़रीदी। हाफिज़ अमार यासर पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर तला गैंग में मुतअद्दिद नाजायज़ असाजात बनाए। इस मुकदमे में नजम हमीद को 1 दर्जन से ज़ायद अफराद के साथ शरीक मुलज़म शामिल किया गया। इन तमाम अफराद मुलज़म पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अमार यासर की नाजायज़ साथाजात बनाने में मदद की, और हाफिज़ अमार यासर पर लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से उन्हें मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की, पैगामात भी छोड़े, लेकिन उनके कोई जवाब नहीं मिला। ये जो कॉलम लिख रही हैं, जो खबर दे रही हैं, वो हैं BBC के मुताबिक नजम हमीद ने खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद की है, और उनका कहना है कि ये केस वो है ही नहीं, एक बेबुनियाद इशू बनाया गया है। उनका कहना था कि अदालत ने इस मुकदमे में ज़मानत भी दे दी है, और सरकारी महकमे में तरक्की पाने वाले असर और रसूख का इस्तेमाल कैसे होता था। कॉल नजम हमीद के उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट नौकरी का आगाज़ 36 साल पहले किया। उनकी फेसबुक प्रोफाइल देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो ज़िला चकवाल और खुसूसन अपने इलाके लतीफ़ाल में एक मुतरक शख्सियत है, और सड़कों का इफ्तिताह, स्कूलों में तकरीबा से खिताब करते हुए देखा जा सकता है। नजम हमीद ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया, जिसके बाद वो पहले गिरदावर बने और फिर नायब तहसीलदार पर कुछ महीने कबल मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में मुअत्तल भी कर दिया गया था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मुलाजमत करने वाले अख्तर अब्बास ने उन्होंने BBC को गुफ्तगू करते हुए नजम हमीद का इल्ज़ाम आयद किया उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए नायब तहसीलदार के अहदे तक तरक्की पाई, और इल्ज़ाम आयद किया कि नजम हमीद भी गिरदावर के अहदे पर काम कर रहे थे। जब प्रमोशन का वक्त आया तो महकमे में मौजूद तमाम गिरदावरों का कहा गया कि वो तरक्की लेने से इनकार कर दें, और फिर नजम हमीद को नायब तहसीलदार के अहदे पर तरक्की दे दी गई। अब ये सारी बातें जो अखबार में बयान हो रही हैं। मज़ीद कहना है उन्होंने कहा जब उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनके गिरदावर के अहदे से तनाज़ुली की गई और दोबारा पटवारी बना दिया गया। और ये चकवाल के मकामी सहाफ़ी नबील अख्तर भी नजम हमीद कैरियर के हवाले से कुछ ऐसे ख्यालात रखते हैं। उन्होंने BBC उर्दू को बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ISI में डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस DGC तैनात थे, तो वह नजम हमीद गिरदावर के अहदे पर फाइज थे। इसके बाद नजफ हमीद की चांदनी होगी और उनका नायब तहसीलदार बनना था, लेकिन मसला ये था कि उनके महकमे में दीगर गिरदावर मौजूद थे। इस वक्त तमाम लोगों से कागज़ पर लिखवाया गया कि हम प्रमोशन नहीं चाहते, नजम हमीद को तरक्की दे दी गई। नजम हमीद ने तमाम इन बयानात को, जो बातें हैं, ये सब कुछ झूठ करार दिया है, और तमाम लोगों से सीनियर था उन्होंने ये कहा। पाकिस्तान में सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयों का कल्चर, गुड गवर्नेंस के मामलों गहरी नज़र रखने वाले डॉक्टर इल्हान न्याज कहते हैं कि पाकिस्तान में कल्चर बन चुका है। जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो पिछली हुकूमत से करीब समझने वाले अफसरान के खिलाफ एहतसाब का नाम पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मुल्क में एहतसाब का इस्तेमाल करप्शन को रोकने के लिए नहीं बल्कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और बात ये सही है। वो कहते हैं जब भी सरकारी अफसर या ब्यूरोक्रेट या किसी सियासी जमात से करीब होने का टैग लग जाए तो कोशिश करता है कि उसकी पसंदीदा जमात या हुकूमत में रहे, क्योंकि उसमें उसकी बका है। और इसी तरह ये सारा बढ़ाना जो है, नैब के पास करप्शन की हज़ारों शिकायतें आई, लेकिन रेफरेंस की शक्ल सिर्फ 40 या 50 ही इख्तियार करती है। और ये वो तरीका कार है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो नैब करते आई है, जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आया है। पाकिस्तान के साथ जुल्म यही है,
ये जुल्म चलता रहना है, ये जुल्म आपने ठीक करना है। इमरान खान ठीक कर सकता था, लेकिन वो आपके सामने जो हाल है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।